तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 110 के बारे में। और जो कोई भी चैनल पे पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। तो खैर पिछले चैप्टर में हमने देखा था जो औरत लोगों के घर में काम करके पैसे कमाती है यानी कि साफ सफाई करके पैसे कमाती है, वो औरत एक घर में कुछ ऐसा देख लेती है जिस वजह से उस औरत की जान खतरे में पड़ जाती है। बट यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि ये औरत एक बारी मैनेजर किम के साथ ब्लाइंड डेट में गई थी। हालांकि मैनेजर किम और उस औरत की आपस में कुछ बात बनती नहीं, लेकिन मैनेजर किम उसको अपना मोबाइल नंबर दे देते हैं और जिस वक्त उस औरत के पीछे गैंगस्टर्स पड़े होते हैं उस वक्त वो औरत कॉल मिलाती है मैनेजर किम को, क्योंकि मैनेजर किम ने कहा था कि अगर कभी मेरी जरूरत पड़ी तो मुझे कॉल जरूर करना। लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत में हमें इस औरत के पास्ट के बारे में बताया जाता है। हमें इस औरत की वॉइस ओवर आ रही होती है और इस औरत की जिंदगी के कुछ पल दिखाई दे रहे होते हैं। जब हमारी बेटी सिर्फ 3 साल की थी उस वक्त मेरे फायर फाइटर पति की मौत हो चुकी थी, और जिस वक्त इसके पति की मौत हुई थी उस वक्त ये अपने मन में सोच रही थी आखिर मैं अकेले सब कुछ कैसे करूंगी, मैं सब कुछ कैसे कर पाऊंगी। इसके पति के जाने के बाद से इसने कई साल तक स्ट्रगल भी करा, यानी कि इसे अकेले काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी अपनी बेटी को बड़ा करने में। यानी कि अपनी बेटी को देख के इस औरत के मन में काफी सारे बुरे बुरे ख्याल भी आते थे, जैसे कि कहीं उसकी बेटी मर ना जाए, वो अपनी बेटी को कैसे पालेगी। लेकिन उसके बाद ये थोड़ी हिम्मत दिखाती है और फैसला करती है अपनी बेटी के लिए जीने का, और मेहनत करके अपनी जिंदगी बिताने लगती है। इसके बस में जो कुछ भी होता है ये सब कुछ करती, जैसे कि लोगों के घर में साफ सफाई का काम। ऐसे ऐसे करके दिन गुजरते रहे और इसकी बेटी बड़ी होती रही और ये बूढ़ी होती रही, और प्रेजेंट मोमेंट तक ये एक औरत बन चुकी होती है। पहले हम इसको लड़की कह सकते थे। इसके बाद हम डायरेक्ट उस समय का सीन देखते हैं जब इसकी बेटी बड़ी हो चुकी होती है और चिकन खाते हुए अपनी मदर को बोल रही होती है, हे मॉम, क्या आपने कभी कोई बॉयफ्रेंड बनाने के बारे में सोचा है? मुझे लगता है आपको किसी को डेट करना चाहिए, आपको अपनी सुंदरता को इस तरह से बर्बाद नहीं करना चाहिए, आपको मेरे लिए अपनी जिंदगी कुर्बान नहीं करनी चाहिए, मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ। वैसे उस इंसान का क्या हुआ जिससे आप आखिरी बारी मिली थी? क्या आपको वो इंसान पसंद नहीं आया? हाँ? और ये जो औरत होती है अपनी बेटी के कहने में अब तक 3 बार ब्लाइंड डेट में जा चुकी होती है, और उनमें से एक होते हैं मैनेजर किम। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं 3 डेटों में से बाकी एक डेट का सीन, जहाँ पे इस औरत के सामने एक बंदा बैठा हुआ होता है और इसको बोल रहा होता है, मेरे अंडर कम से कम 5 बिजनेस आते हैं और पर्सनल जिंदगी में मुझे मजे करना काफी ज्यादा पसंद है। मेरी पुरानी बीवी और मैंने आपस में तलाक ले लिया था क्योंकि हम दोनों आपस में एक दूसरे के लिए ठीक नहीं थे। और ये बंदा इस औरत का फटाक से हाथ पकड़ लेता है और कहता है, क्या कहती हो, हमें फालतू की बात नहीं करनी चाहिए, चलो चल के ड्रिंक करते हैं। तुम्हें पता है कि मुझे क्या लगता है कि एक रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा जरूरी बात क्या होती है? एक रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा जरूरी बात यह होती है कि आप अपने पार्टनर की बॉडी की नीड्स को पूरा कर सको। और इस आदमी को देख के साफ पता चल जाता है कि ये जिस्म का भूखा है, इसलिए औरत उठ के यहाँ से जाने लगती है और ये आदमी इस औरत का पीछा करते हुए बोल रहा होता है, यहाँ वापस आओ, तुम कुछ ज्यादा ही नखरे कर रही हो, तुम्हें लगता है तुम बहुत ज्यादा स्पेशल हो। हाँ, अगर तुम्हें मेरे साथ रिश्ते में आना ही नहीं था तो तुम यहाँ पे आई क्यों? और इस औरत के मन में भी मैनेजर किम की बात चल रही होती है जो मैनेजर किम ने इस औरत को कही थी। मैनेजर किम ने कहा था हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो इत्तेफाक नहीं होता। इतने में ही ये जो आदमी होता है पीछे से इस औरत का कंधा पकड़ लेता है और कहता है, जब मैं पीछे से बार बार बोल रहा हूँ तो तुम्हें सुनना चाहिए। लेकिन किस्मत से यहाँ पे मैनेजर किम आ जाते हैं और इस आदमी का हाथ पकड़ के साइड कर देते हैं। ये आदमी मैनेजर किम से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है, ओए मेरा हाथ छोड़, क्या तो जानता है मैं कौन हूँ? लेकिन मैनेजर किम अपने एक हाथ से इसका हाथ दबा देते हैं जिस वजह से इसकी हालत खराब हो जाती है। और मैनेजर किम कहते हैं, हाँ बता तू कौन है? मैनेजर किम ने इसका हाथ इतनी तेज से दबा दिया होता है कि इसकी हड्डियां भी क्रैक होने की आवाज आ रही होती है और ये बंदा बोल रहा होता है, छोड़ दो। मैनेजर किम कहते हैं, जब वो तुझे ना बोल रही है तो तुझे समझ नहीं आ रहा है क्या? ये बंदा कहता है, ठीक है मैं समझ गया, मुझे जाने दो। और जैसे ही मैनेजर किम इसको छोड़ते हैं ये यहाँ से भागते हुए मैनेजर किम को कहता है, हरामजादे, तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये औरत मैनेजर किम को हल्की सी आवाज में कहती है, तुम तो। मैनेजर किम कहते हैं, मिस सूजी ली, हम दोबारा से मिल गए। लेकिन ये तो था पुराना सीन। इसके बाद हम प्रेजेंट मोमेंट में वापस आते हैं जहाँ पे इस औरत को गैंगस्टर्स ने पकड़ लिया होता है और औरत के बगल में एक लड़की पड़ी हुई होती है जो कि मरी हुई होती है। और गैंगस्टर औरत को बोल रहा होता है, कम ऑन, हमारे पास पूरा दिन नहीं है, अपने फोन को अनलॉक करो, हम देखना चाहते हैं तुम कॉल किसको मिला रही थी, क्या तुम सच में पुलिस को कॉल मिला रही थी या फिर किसी और को? लेकिन ये औरत डर के मारे बार बार बोल रही होती है, प्लीज मुझे जान से मत मारना, मैं किसी को भी आप लोगों के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगी, घर में मेरी एक बेटी है, मुझे उसका ध्यान रखना है, प्लीज मुझे जाने दो। गैंगस्टर कहता है, क्या जान से मत मारना?
लेकिन हम तुम्हें जान से क्यों मारेंगे? हम तुम्हें जान से नहीं मारने वाले, इसलिए प्लीज अपना फोन अनलॉक करो जल्दी से। औरत कहती है लेकिन क्यों? इसके बाद ये बंदा सीधा मुद्दे की बात कर देता है और कहता है फोन को अनलॉक करो, क्योंकि जिस बंदे के साथ तुम ब्लाइंड डेट में गई थी उससे हमें कुछ काम है। हम डायरेक्टली उस बंदे को ये नहीं समझा सकते कि यहाँ पे सिचुएशन क्या है। हम बस ये चाहते हैं कि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। हमारी वजह से तुम्हारे चेहरे में कुछ स्क्रैचेस पड़ गए हैं गलती से, और इसलिए हम कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं चाहते। हम बस उससे इसलिए बात करना चाहते हैं। तो अब बताओ, तुम्हें समझ आ गया ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? इसलिए बिल्कुल शांति से जैसा हम कहते हैं वैसा करो, अपने फोन को अनलॉक करो। और एक गैंगस्टर इस औरत का हाथ जबरदस्ती पकड़ के उसके फोन को अनलॉक करवाने की कोशिश कर रहा होता है। इस औरत की आंखों से अभी आंसू आ रहे होते हैं और वो अपने मन में बोल रही होती है मुझे नहीं पता कि असल में इन लोगों का मकसद क्या है, लेकिन मैं ये साफ साफ देख सकती हूँ यहाँ पे जो कुछ भी चल रहा है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। मिस्टर किम को मैं इस सारे के सारे मामले में इन्वॉल्व नहीं कर सकती। लेकिन इतने में ही मैनेजर किम का ही कॉल आ जाता है इस औरत के फोन में। लेकिन नाम मैनेजर किम का इस औरत ने अजीब सा कुछ सेव करा होता है जो हमें नहीं दिखाया जाता। गैंगस्टर कॉल पिक कर लेता है और कहता है आखिर ये किस तरीके का नाम है? हेलो। औरत गैंगस्टर को बात करने से रोक रही होती है, लेकिन आखिर ये औरत कर ही क्या सकती है। और गैंगस्टर कॉल पे मैनेजर किम को बोल रहा होता है क्या तुम वही इंसान हो जो कुछ समय पहले इस औरत के साथ ब्लाइंड डेट में गए थे? हाँ हेलो। ये कुछ बोलता क्यों नहीं है? मैनेजर किम चुपचाप से सब कुछ सुन रहे होते हैं लेकिन कुछ भी नहीं बोलते, और ये बंदा बार बार हेलो बोलता रहता है। बट मैनेजर किम इसके बाद सिर्फ एक शब्द कहते हैं और वो होता है बोल। और गैंगस्टर मैनेजर किम की आवाज सुन के कहता है वो इस बंदे में सच में कुछ तो बात है। इसने मुझे बहुत ही सीरियस टोन के साथ कहा बोल। इसने तो ऐसे कहा जैसे हम इसकी आवाज सुन के डर जाएंगे। बुढ़े होश में आ जा, ये कोई 70s के जमाने की पिक्चर नहीं चल रही है, इसलिए ध्यान से मेरी बात सुन। मैं तुझे एक जगह का एड्रेस दूंगा और चुपचाप से वहाँ पे पहुँच। अगर तूने चुपचाप से ऐसा किया तो किसी को भी चोट नहीं लगेगी, समझा? तो एड्रेस लिख। एड्रेस है। लेकिन इस बंदे के एड्रेस बोलने से पहले ही मैनेजर किम कॉल कट कर देते हैं और अपनी कार को बहुत ही स्पीड के साथ भगाने लगते हैं। इसीलिए ये गैंगस्टर काफी ज्यादा हैरान होकर कहता है क्या इसने फोन कट कर दिया? अबे यार कितना ज्यादा अजीब इंसान था। लगता है बुढ़े की फटके 4 हो चुकी है। मैं बुढ़े को दोबारा से कॉल मिला के देखता हूँ। लेकिन यार इस चोमू को ये बात नहीं पता कि मैनेजर किम को इस तक पहुँचने के लिए इसके एड्रेस की जरूरत नहीं है। इसने मैनेजर किम से बस कॉल पे बात कर ली है। मैनेजर किम के लिए इतना ही काफी है। वहीं जो ये औरत होती है अभी काफी ज्यादा डरी हुई होती है और अपने मन में बोल रही होती है आखिर अब मैं क्या करूं? प्लीज मुझे कोई बचाओ। लेकिन इतने में ही यहाँ पे एक बंदा आता है और कहता है तो तुम लोग यहाँ पे हो, लगता है मैं बिल्कुल सही जगह पे आया हूँ। तो आखिर एग्जैक्टली यहाँ पे चल क्या रहा है और तुम लोगों ने जो कांड बैठाया है वो तुमने आज सुबह करा है ना? और ये जो बंदा होता है इसका नाम होता है शियोन ली, और ये बंदा गोल्डन डोर कंपनी के क्रिप्टो टीम से होता है। और जिस बंदे के घर पे ये औरत काम करने के लिए जाया करती थी वो बंदा भी इसी कंपनी से था। शियोन ली यहाँ पे आके इन गैंगस्टर्स को कहता है हमारे सीईओ काफी ज्यादा गुस्से में हैं। मैंने सुना उन्होंने उस लड़की को भी जान से मार दिया। दूसरा गैंगस्टर स्वयं ली की तरफ आते हुए कहता है जी सर, हमें आज सुबह ही पता चला। हमने सुना था हेजिन शियो नाम की लड़की ने वीआईपी रूम के बारे में डिटेल लीक कर दी थी, इसलिए सीईओ ने मौके में ही उसको जान से मार दिया था। लेकिन साथ ही साथ में हमारे काम के बारे में जो मार्केट में अफवाहें फैल रही हैं हमें उसे भी रोकना होगा सर। अभी ये गैंगस्टर कुछ क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात कर रहे होते हैं जो कि इलीगल तरीके का बिजनेस होता है इनका। कुछ मतलब सीधे शब्दों में गलत तरीके से पैसे कमा रहे होते हैं। और डरी सहमी ये औरत अपने मन में बोल रही होती है आखिर ये लोग क्या बोल रहे हैं? आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? स्वैनली सिगरेट पीते हुए इस औरत को देखता है और कहता है आखिर ये औरत कौन है यहाँ पे, और ये यहाँ पे जमीन में पड़ी क्या कर रही है? दूसरा गैंगस्टर कहता है हाँ ये वो औरत है जिसने उस लड़की को मरते हुए देख लिया था। हम बस इस औरत को ठिकाने लगाने ही वाले हैं। स्वैनली इस औरत के पास आता है और कहता है अच्छा तो ऐसी बात है। तुमने सब कुछ सुन लिया है ना? मुझे लगता है तुम्हारी किस्मत बहुत ज्यादा बुरी है। तुमने हमारी कंपनी के बारे में जो भी बात सुनी है वो जानकारी बिल्कुल सीक्रेट रहनी चाहिए, लेकिन तुमने वो सुन ली, इसलिए अब मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकता। हमारे जितने भी लड़के बाहर फैले हुए हैं उन्हें कॉल करो और बोलो कि हमारे बाकी के जितने भी बंदे हैं उन्हें अपने साथ लेके यहाँ की सिक्योरिटी को बढ़ा दो। इसीलिए यहाँ के आसपास के इलाके में गैंगस्टर्स फैल जाते हैं जो कि इस जगह की निगरानी कर रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं 3 गैंगस्टर्स को जो एक जगह पे खड़े होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। सच में यार ये काफी ज्यादा बोरिंग है। आखिर हम कब तक यहाँ पे ऐसे खड़े रहेंगे? मुझे पूरा यकीन है अब तक तो उस औरत का काम तमाम कर ही दिया होगा। वैसे भी यहाँ पे कौन आने वाला है? हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? दूसरा बंदा कहता है हम कुछ नहीं कह सकते, कभी भी कोई भी आ सकता है। अगला बंदा कहता है
आखिर इतनी रात को लेकिन यहाँ पे आएगा कौन, कौन पागल होगा ऐसा। लेकिन इतने में ही यहाँ पे कोई पहुंच चुका होता है। इसके बाद हम दूसरी तरफ का सीन देखते हैं जहाँ पे बाकी के गैंगस्टर्स होते हैं। उनमें से एक बंदा भी अपने दूसरे बंदे को कॉल मिलाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो बंदे कॉल नहीं उठा रहे होते। और जो बंदे कॉल नहीं उठा रहे होते वो वही बंदे होते हैं जो इससे पहले बात कर रहे थे। इसका मतलब मैनेजर किम ने उनको दबोच लिया है। हम देखते हैं स्वैनली अपने साथ के बंदे को बोल रहा होता है, क्या हुआ, क्या लड़के कॉल नहीं उठा रहे हैं? दूसरा बंदा कहता है, हाँ जी सर, वो कॉल नहीं उठा रहे। शॉनली कहता है, क्या सीरियसली? लगता है उनकी क्लास लेनी पड़ेगी अच्छे से। वहीं बगल में जो चश्मे वाला गैंगस्टर होता है वो अब भी औरत का गला घोट कर उसको जान से मारने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है, ये सब मेरी गलती है बॉस, मैं इस औरत को अब जल्दी से निपटा के खत्म करता हूँ, उसके बाद हम उन बंदों से बात करेंगे जो कॉल नहीं उठा रहे। शॉनली कहता है, नहीं रहने दे, देखते हैं उन बंदों को ये बात रियलाइज होने में कितना टाइम लगता है कि उनकी वाट लगने वाली है, क्योंकि जैसे ही वो अपने फोन में 10 मिस कॉल देखेंगे तो भागते हुए यहाँ पे पहुंचेंगे। अभी चश्मे वाले ने भी अपनी पकड़ थोड़ी सी ढीली कर दी होती है और औरत धीरे धीरे करके अनकॉन्शियस हो रही होती है और अपने मन में बोल रही होती है, नहीं मैं यहाँ पे मर नहीं सकती, मेरी बेटी को मेरी जरूरत है। ये औरत अब भी मरी नहीं होती, इसलिए स्वैनली चश्मे वाले बंदे को कहता है, तुझे इतना ज्यादा वक्त क्यों लग रहा है, वो बस एक बुढ़िया है। लेकिन इतने में ही इन बंदों को यहाँ पे कुछ आवाज सुनाई देती है और स्वैनली कहता है, हे क्या तुमने वो सुना? लेकिन इनमें से बाकी बंदों को कोई भी आवाज नहीं आई होती और हम देखते हैं दीवार के पीछे इनका एक बंदा अनकॉन्शियस पड़ा हुआ होता है। और क्योंकि यहाँ पे सिर्फ स्वैनली को कुछ आवाज आई होती है, इसलिए एक बंदा स्वैनली को कहता है, सर शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि आप काफी ज्यादा काम करते हो, लगता है जिस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हो उसकी वजह से आपको प्रॉपर स्लिप नहीं मिल पाती। स्वैनली कहता है, हाँ लगता है तुम सही बोल रहे हो, इसलिए जल्दी से इस औरत को जान से मारो और यहाँ से चलो, मुझे सोना है। सबसे पहले वहाँ पे जो लड़की मरी पड़ी है उसको उठा के यहाँ से चलो। इतने में ही इनमें से जो एक बंदा होता है वो देखता है कि उसकी टोपी जमीन में पड़ी हुई है। अब ये टोपी इसकी होती है या फिर किसी और की, ये हमें नहीं पता, पर ये बंदा उस टोपी की तरफ बढ़ने लगता है और दूसरा बंदा इसको कहता है, ओए हरामजादे, क्या तूने सुना नहीं, उस बॉडी को उठा जल्दी से। ये बंदा कहता है, हाँ हाँ बस मैं 1 मिनट में आया। बाकी के बंदे आपस में बोल रहे होते हैं, अबे उस गधे को वहीं पे छोड़ दे, हम चलते हैं। और ये गधा जमीन में पड़ी टोपी को देख के अपने मन में बोल रहा होता है, ये टोपी तो जिनशु की है जो बाहर निगरानी रख रहा था, आखिर उसकी टोपी यहाँ पे क्यों पड़ी है? और जैसे ये बंदा इस टोपी को उठाने के लिए जा रहा होता है ये गलती से गिर जाता है, लेकिन इसको एहसास होता है कि इसका पैर किसी चीज से टकराया था इसलिए ये गिरा है। और जब ये ध्यान से देखता है कि इसका पैर किस चीज से टकराया तो इसको दिखती है एक पतली सी व्हाइट कलर की वायर। और व्हाइट कलर की वायर का मतलब आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। इस वायर को देख के ये बंदा खुद से बोल रहा होता है, क्या यहाँ पे कोई घुसपैठिया आ गया है क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इंसान खुद यहाँ पे चल के आए अपनी मौत के लिए, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद कोई भी जिंदा। इस बंदे की अभी फटके 4 हो चुकी होती है क्योंकि ये अंधेरे में देखता है मैनेजर किम को, और मैनेजर किम के हाथ में इनके साथ का एक बंदा होता है जो लगभग मर चुका होता है। और यहाँ पे चारों तरफ वायर्स ही वायर्स हवा में होती हैं। और हमें यहाँ पे एक बात बताई जाती है कि दर्द की एक सीमा होती है, लेकिन डर की कोई भी सीमा नहीं होती। और उसी तरीके का डर मैनेजर किम को देख के इस बंदे को लग रहा होता है। मैनेजर किम बस इस बंदे को दूर से इशारा करते हैं कि अपना मुंह बंद रखियो। और अब तक जो बाकी के गैंगस्टर्स होते हैं वो भी यहीं पास में होते हैं। साथ ही साथ में मैनेजर किम ने जिस बंदे को दबोच के रखा होता है उसको देख के ऐसा लग रहा होता है जैसे वो मर चुका है। तो खैर ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। तो गाइस अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।